हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे यानी कि आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण की टेस्ट सीरीज है। और आज है 5वां दिन टेस्ट सीरीज का। आज है 5वां दिन एनवायरनमेंट की। अगर साइकोलॉजी की बात करें तो अभी तक मैंने आपके लिए कम से कम 8 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वे क्या करें, पिछली क्लास को भी फॉलो करते हैं और डेली की जो क्लास 9 बजे डेली जो होती है क्लास उसको भी ज़रूर फॉलो करते चले। चलिए आइए बात करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है बिहार। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जवाई के जंगल राजस्थान में है, जो कि पाली जिले में अवस्थित है और इसे कंजर्वेशन रिजर्व स्टेट्स का भी दर्जा दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय जल मिशन, दूसरा ऑप्शन है प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, तीसरा ऑप्शन है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और चौथा ऑप्शन है सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। यदि नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि बी ऑप्शन इज राइट, यानी कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन का यह हिस्सा नहीं है जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्से में। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में चलाई जा रही है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन है यूरोपियन यूनियन, चौथा ऑप्शन IUCN। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा UNEP, यानी बी ऑप्शन इज राइट दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत क्या चलाया जा रहा है? ग्रीन इकोनॉमी चलाया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है? मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पर पर्यावरण संवेदनशील जगह है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है बिहार। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में भारत सरकार ने, या पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत भारत सरकार ने कार्य करते हुए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पर्यावरण संवेदनशील जगह की खोज की है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। तो आंसर हो जाएगा इसका बिहार। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है? बिहार में है। और किस लिए अभ्यारण्य बनाया गया है? तो गंगा की डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए, जिसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का भी दर्जा दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग यानी ABS तंत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है नगोया प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और चौथा ऑप्शन है जेनेवा प्रोटोकॉल। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा नगोया प्रोटोकॉल। इस बात को ध्यान रखिएगा कि नगोया प्रोटोकॉल एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ABS तंत्र से संबंधित है और 29 अक्टूबर 2010 को हस्ताक्षरित किया हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें, बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर करिएगा आप सभी लोग। तो किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? पहला ऑप्शन है भोपाल और दूसरा ऑप्शन है मेरे प्रिय साथियों, दूसरा ऑप्शन है
नागपुर, तीसरा ऑप्शन है मैसूर और चौथा ऑप्शन है लखनऊ। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथी, इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। तो महाराष्ट्र के शहर नागपुर को क्या कहा जाता है? टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नागपुर को कहा जाता है। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न थोड़ा से कठिन है, लेकिन हाँ अगर आप करने का प्रयास करेंगे तो कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता। दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं केंद्र। और चौथा ऑप्शन है एक क्रमशः किस देश में है? मतलब लास्ट प्रश्न कह रहा है कि ये सारे किस देश में है। पहला ऑप्शन है इटली, फिलीपींस, मैक्सिको, फिलीपींस, इटली, मैक्सिको। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसको क्रम में लगाइए, ठीक है, इसको क्रम में लगाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का कार्यालय कहाँ पर अवस्थित है? इटली के रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस में है। और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? मैक्सिको में है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है वेनिस, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है जिनेवा और चौथा ऑप्शन है पेरिस। जल्दी से इसका आंसर करिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथी, इसका आंसर हो जाएगा रोम। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा रोम। तो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर है? रोम में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है बहुत ही एक तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर बिल्कुल आपका फोकस बने रहना चाहिए। यदि आप इस वर्ष सीटेट और सुपर टेट जैसे एग्जामों को देने जा रहे हैं या रीट जैसे एग्जामों को क्वालिफाई इच्छा करती है, आपको रीट जैसे एग्जामों को क्वालिफाई करने की इच्छा आप रखते हैं, तो चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, साले गैस, कोयला, तेल मीथेन और सख्त बलुआ पत्थर मीथेन हाइड्रक्स, इनमें से प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं? पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है और चौथा ऑप्शन है केवल सभी चारों तीसरा ऑप्शन है केवल 4 सही है और चौथा ऑप्शन है ए सभी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ए सभी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, सीटेट नहीं यूपी टेट में यह प्रश्न पूछा गया था। यूपी टेट में यह प्रश्न पूछा गया था। अगर आप चाहें तो जाकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। साइट्स किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? पहला ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तीसरा ऑप्शन है जर्नलिज्म और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो हमारे नए साथी जुड़ गए हैं वे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए ये सब बातें बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है आप लोगों को, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए पुराने हैं तो आप शेयर भी कर दिया करें। देखिए ये सब बातें बार बार बोलना मुझे लगता है कि ये आप लोगों की इरिटेशन भी होती है इससे, ठीक है, इसीलिए मैं अब बोलना बंद कर दे रहा हूँ। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, आप क्या चाहते हैं, ठीक है। बस मुझे अपना काम ईमानदारी पूर्वक से करना है। बस मैं इतना समझता हूँ कि केवल और केवल मैं ईमानदारी पूर्वक अपने काम को अंजाम देता रहूँगा। बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब आपका कर्तव्य है। जो आपका कर्तव्य है आप करिए या ना करिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा साइट्स किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित रखता है? तो पर्यावरण से संबंधित रखता है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित रखता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लार्क बी बेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? वन्य जीव सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, खेल। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वन्य जीव सुरक्षा से। क्लार्क बी बेविन पुरस्कार वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है। यह वन्य जीव सुरक्षा के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। जो वन्य जीव सुरक्षा के लिए काम करते हैं उनको यह दिया जाता है। चलिए
अगले प्रश्न की बात करें तो मतलब गृह नामक किससे संबंधित है? गृह नामक किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है जल मानक, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण मानक, तीसरा ऑप्शन है आर्किटेक्चर मानक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण मानक। इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण मानक, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के चेयरमैन कौन होते हैं? राष्ट्रीय वन्य जीव, चलिए इसका आंसर भी आ गया, ठीक है गलती से, चलिए कोई बात नहीं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, बहुत ही सरल प्रश्न, बहुत ही कठिन प्रश्न दोनों हैं। परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है कर्नाटका। चौथा ऑप्शन है कर्नाटका, चौथा ऑप्शन है कर्नाटका। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट दोस्तों। परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? केरल में अवस्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि देखिए इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगा सकता है या रोक लगाता है? पहला है अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल, दूसरा है जिनेवा प्रोटोकॉल, तीसरा है टोक्यो प्रोटोकॉल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। क्या कहता है कि देखिए यहाँ पर आपको खनन नहीं करना चाहिए, यहाँ पर आपको खनन नहीं करना है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला ऑप्शन है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और चौथा ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथी, इसका आंसर हो जाएगा भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, यानी बी ऑप्शन इज राइट। और इसे कब बनाया गया था पहली बार, या इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में इसकी पहली बार स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि देखिए फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चलाया गया या किस देश में आंदोलन चला है? पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, फिर जापान। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा इटली। तो इसका आंसर हो जाएगा इटली में क्या किया गया था? फास्ट फूड विरोधी आंदोलन चलाया गया था। और इन्होंने कहा था कि देखिए यहाँ के लोगों ने कहा कि जो हम फास्ट फूड खाते हैं वे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है या हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान रखिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूँगा इसका स्क्रीनशॉट भी आप रख लीजिएगा इसके आंसर का। चलिए ओजोन परत के संरक्षण में, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है वृक्ष, दूसरा ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर और तीसरा ऑप्शन है दूषित जल, चौथा ऑप्शन है केरोसिन। तो इसका आंसर जल्दी से करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत को क्या होती है? हानि पहुंचती है या नुकसान पहुंचता है। और यह कहाँ से यह गैस निकलती है? रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज से यह गैस निकलती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है? बस 2-3 मिनट और वेट करिए। निम्नलिखित पदार्थों में से यदि सब की समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन पदार्थ करेगा? इसकी भी आप स्क्रीनशॉट रखना चाहें तो रख सकते हैं। प्राकृतिक गैस, केरोसिन, गैसोलीन, प्रोपलीन। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा केरोसिन। मतलब कि मिट्टी का तेल आप जानते होंगे जो आपको कोटा में मिलता है। केरोसिन को जलाने से क्या होगा कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा या निकलेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं अपने एक नए क्लास के साथ इसी समय 9 बजे। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, सपोर्ट ज़रूर करते चलिए। ठीक है।